नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान का अड्डा पर। दोस्तों मैं हूं राकेश सिहाग और आज हम बात करने वाले हैं उसी LDC के पेपर के बारे में जो हम पिछले वीडियो में करके आए हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको 20 नंबर क्वेश्चन तक बता दिए थे। आज हम बात करने वाले हैं 21 से लेके 41 नंबर क्वेश्चन तक, क्योंकि टोटल इसमें 1 से लेके 41 नंबर क्वेश्चन तक आपको साइंस के क्वेश्चन दे रखे थे और वही साइंस के क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं LDC के पेपर के डिस्कशन के बारे में। और आज हम बात करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, चलिए देख लेता हूं मैं 21 नंबर क्वेश्चन। ये रहा साहब आपका 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर। चलिए, हाँ ये 20 हो गया और ये 21 रहा। ये रहा 21 नंबर क्वेश्चन। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि कौन सा उदाहरण थर्मोसेटिंग बहुलक का है। कौन सा उदाहरण थर्मोसेटिंग बहुलक का है। अब दोस्तों ये आपको याद रखने पड़ेंगे, ये कुछ रटने वाली चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं। इसमें देखो दो प्रकार के प्लास्टिक होते हैं, दो प्रकार के बहुलक होते हैं। एक तो होता है आपका थर्मोसेटिंग और एक होता है थर्मोप्लास्टिक। एक होता है थर्मोसेटिंग और दूसरा होता है थर्मोप्लास्टिक, है ना। थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक दो प्रकार के बहुलक होते हैं। तो इसमें से आपको ये देखना है कि थर्मोसेटिंग बहुलक का उदाहरण कौन सा है। तो इसमें थर्मोसेटिंग बहुलक का जो उदाहरण है दोस्तों वो है बेकेलाइट। ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। अब ये आपको ये समझना है कि ये थर्मोसेटिंग होता क्या है। थर्मोसेटिंग ऐसा प्लास्टिक या फिर ऐसा बहुलक होता है जिसको हम एक बार किसी सांचे में ढाल लेने के बाद उसको दोबारा काम में नहीं ले सकते, उसको दूसरे किसी सांचे में नहीं डाला जा सकता। यानी सिर्फ और सिर्फ एक बार ही उसको क्या किया जा सकता है, किसी सांचे में डाला जा सकता है। उसको दोबारा गर्म करके क्या नहीं किया जा सकता, दूसरे सांचे में नहीं डाला जा सकता। उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोसेटिंग बहुलक बोलते हैं। तो बेकेलाइट उसी श्रेणी में आता है, इसको सिर्फ आप एक बार ही उपयोग में ले सकते हो, दूसरी बार उपयोग में नहीं ले सकते हो। इसके अलावा पॉलीथीन हो गया, PVC हो गया, नियोप्रिन हो गया, ये थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण है। इनको हम गर्म करके दोबारा भी क्या कर सकते हैं, उपयोग में ले सकते हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन है कि यौगिक HC ट्रिपल बंद C सिंगल बंद CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 का IUPAC नाम क्या होगा। अच्छा, IUPAC नाम लिखने के लिए आपको सबसे पहले इसकी नंबरिंग करनी पड़ती है। अब आप नंबरिंग किस साइड से करेंगे, नंबरिंग किस साइड से करने, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। नंबरिंग आप इस साइड से करोगे या फिर इस साइड से करोगे। तो देखिए आपके जो बंद होते हैं ना, बंद, उस बंद के आधार पर आपकी नंबरिंग की जाती है। इसमें 3 प्रकार के बंद होते हैं, एक तो सिंगल बंद होता है, एक डबल बंद होता है और एक होता है आपका ट्रिपल बंद। तो ध्यान रखना, ये जो बीच वाला बंद होता है ना, फर्स्ट बंद मतलब डबल बंद, ये जो द्विबंद होता है इसको क्या दिया जाता है, वरीयता ज़्यादा दी जाती है। इसको वरीयता क्या दी जाती है, ज़्यादा दी जाती है। ध्यान रखना, इसको वरीयता ज़्यादा दी जाती है। कहने का मतलब अगर किसी श्रृंखला के अंदर सिंगल, डबल और ट्रिपल तीनों प्रकार के बंद हों तो सबसे ज़्यादा वरीयता किसको दी जाएगी, डबल बंद को दी जाएगी। किसको दी जाएगी, डबल बंद को। अब डबल बंद इस साइड है तो आपको नंबरिंग भी इस साइड से करनी है। कहने का मतलब आपको नंबरिंग उस साइड से करनी है जिस साइड से इस डबल बंद को कम नंबर मिले। अब मान लो मैं इस साइड से इसको नंबरिंग दूं 1 2 3 4 5, तो ये कौन से नंबर पे आता है, 5वें नंबर पर आता है। लेकिन मैं इसको इस नंबर से नंबरिंग दूं तो ये कितने नंबर पर आता है, 1 नंबर पर। वरीयता देने का मतलब होता है कम नंबर मिलना, यानी हम नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से द्विबंद को कम नंबर मिले, है ना। तो इसी साइड से कम नंबर मिलेगा तो 1 2 3 4 और 5। अब देखो क्या दे रखा है, कितने इसमें C कितने हैं, 1 2 3 4 5 C हैं। इसका मतलब 5C को हम, अगर C की संख्या 5 है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेंट।
उसको हम पेंट बोलते हैं। तो एक तो पेंट आएगा, इन तीनों में से कौन सा भी हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता, इन तीनों में से आपका होगा पेंट। ठीक है, पेंट हो गया। अब आगे देखो, उसके बाद दे रखा है पेंट हो गया। उसके बाद आपको सबसे पहले वरीयता किसको देनी है, इस डबल बंद को देनी है। और डबल बंद को क्या कहा जाता है, इन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इन। डबल बंद को इन कहा जाता है और ट्रिपल बंद को आइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आइन। इस ट्रिपल बंद को तो आइन कहा जाता है और इस डबल बंद को इन कहा जाता है। अब देखो इन किसके ऊपर लगा है, पहले आप किसको वरीयता देंगे, डबल बंद को वरीयता देंगे और डबल बंद का नाम क्या है, इन। तो पहले आप इन को वरीयता देंगे, पहले आप सी का नाम लिखेंगे, सी 5 थे इसलिए मैंने पेंट लिख दिया। क्या लिख दिया, पेंट लिख दिया। उसके बाद आपको द्विबंद को क्या देनी है, वरीयता देनी है। अब द्विबंद आपका क्या हो गया, इन हो गया। और इन कितने नंबर पर है, इन इस सी के साथ में लगा है, कहने का मतलब 1 नंबर पर लगा है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, 1 इन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1 इन लिखेंगे। और आपका जो आइन है, आइन का मतलब आपका जो ये त्रिबंध है, ये किसके साथ लगा है, ये इस सी के साथ लगा है, मतलब 4 नंबर सी के साथ लगा है, इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे, 4 आइन लिखेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये इसका IUPAC नाम लिखना है। ठीक है, IUPAC नाम इस प्रकार से आप सीख सकते हैं। वैसे इसके कुछ नियम होते हैं, कुछ कायदे कानून होते हैं, वो नियम अगर आप याद कर लेते हैं तो आपके IUPAC नाम कभी भी गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो वो कभी मैं आपको अलग से वीडियो में बताऊंगा, पूरा डिटेल से 1-1.5 घंटे में पूरा IUPAC नाम मैं आपको समझा दूंगा, सिखा दूंगा, ये मेरा आपसे दावा है। ठीक है, तो ये आपका था 22 नंबर क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की। 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि एरोमेटिक यौगिक का चयन कीजिए। अच्छा, पहले तो आपको ये समझना है कि एरोमेटिक यौगिक होता क्या है। एरोमेटिक यौगिक सुगंधित होता है। क्या होता है, सुगंधित। अगर इसकी हम विशेषता की अगर बात करते हैं तो इसकी विशेषता क्या होती है, ये सुगंधित होता है। एक होता है एलिफेटिक, एक होता है आपका एलिफेटिक। एलिफेटिक आपका सुगंधित नहीं होता, एलिफेटिक आपका सुगंधित नहीं होता है, लेकिन एरोमेटिक आपका सुगंधित पदार्थ होता है। एरोमेटिक की एक विशेषता और है, अगर इसकी संरचना की बात करते हैं तो इस एरोमेटिक की संरचना में हमेशा क्या मिलेगा आपको, कम से कम एक द्विबंध मिलेगा। कम से कम एक आपको क्या मिलेगा, द्विबंध मिलेगा। क्या मिलेगा, द्विबंध, सॉरी, हाँ, कम से कम आपको एक क्या मिलेगा, द्विबंध मिलेगा। ठीक है, द्विबंध। तो ध्यान से देखो दोस्तों, या फिर आप ये समझ सकते हो द्विबंध नहीं, इसमें क्या मिलेगा, एरोमेटिक में आपको बेंजीन मिलेगा। क्या मिलेगा, बेंजीन। एरोमेटिक में आपको मिलेगा बेंजीन, एरोमेटिक में आपको मिलेगा बेंजीन। ठीक है, एरोमेटिक में तो आपको बेंजीन मिलेगा और इस एलिफेटिक में आपको क्या मिलेगा, कम से कम एक द्विबंध मिलेगा। कम से कम एक क्या मिलेगा आपको, द्विबंध। ठीक है, एलिफेटिक में तो आपको कम से कम द्विबंध मिलेगा एक, और इस एरोमेटिक में आपको एक बेंजीन मिलेगा। और बेंजीन की जो संरचना होती है, उस बेंजीन की संरचना में आपके 3 क्या होते हैं, द्विबंध होते हैं। कितने द्विबंध होते हैं, 3 द्विबंध होते हैं। तो अब देखो 3 द्विबंध किसके अंदर दे रखे हैं, एक द्विबंध तो आपका ये रहा, एक द्विबंध आपका ये रहा और एक द्विबंध आपका ये रहा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें 2 ही द्विबंध हैं, इसमें एक द्विबंध है, इसमें 2 द्विबंध है, तो इसलिए ये क्या है, ये सारे के सारे एलिफेटिक हैं। और ये आपका क्या है, ये वाला आपका क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। ठीक है, उम्मीद कर सकता हूँ ये बात तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, एलिफेटिक क्या है, एरोमेटिक क्या है। ठीक है, जिसमें कम से कम एक द्विबंध हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, एलिफेटिक, और जिसमें एक बेंजीन संरचना उपस्थित हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, एरोमेटिक बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। 24 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा कि CFC रासायनिक रूप से अधिक स्थायी होते हैं। क्यों होते हैं, इनमें क्या नहीं होता, CFC के अंदर क्या नहीं होता जिसके कारण ये अधिक स्थायी होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये जो CFC होते हैं ना, CFC, इसके अंदर ब्रोमीन नहीं होता है। CFC के अंदर क्या नहीं पाया जाता, ब्रोमीन नहीं पाया जाता, इसके अंदर ब्रोमीन नहीं पाया जाता, इसीलिए ये क्या होते हैं, अत्यधिक स्थायी होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए
बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन की। 25 नंबर क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 1/2 H2O या फिर हाफ H2O, ठीक है ना। यानी CaSO4 1/2 H2O, ये इसका क्या है रासायनिक सूत्र है इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का। दोस्तों ये है जिप्सम का सूत्र। किसका सूत्र है? जिप्सम का। इस जिप्सम को हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं। जिप्सम को गर्म करते हैं तो इस जिप्सम में से 1.5 अणु पानी का बाहर निकल जाता है। 1/2 अणु पानी का क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। और किसका निर्माण हो जाता है? इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण हो जाता है, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ये आपका कैल्शियम नाइट्रेट है, ये आपका कैल्शियम नाइट्रेट है, कैल्शियम Ca और नाइट्रेट NO3, ठीक है। और ये आपका CaPO4 यानी कैल्शियम फास्फेट, ठीक है, कैल्शियम फास्फेट, ठीक है। तो ये बात भी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस POP का क्या है? सूत्र है, रासायनिक सूत्र है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 26 नंबर क्वेश्चन। क्षार धातुओं के अमोनिया में विलयन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? क्षार धातुएं अमोनिया में विलय हो जाती हैं, इसके लिए कौन सा कथन असत्य है? इसके लिए कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों पहला दे रखा है कि विलयन का रंग नीला हो जाता है। बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी कोई क्षार धातु अमोनिया के अंदर घुलती है तो विलयन का रंग नीला होता है, बिल्कुल सही बात है ये। उसके बाद इसकी प्रकृति प्रतिचुंबकीय होती है। नहीं, प्रतिचुंबकीय का मतलब होता है कि चुंबक की भांति काम न करना। दोस्तों ये अट्रैक्ट करने वाली होती है, ये अट्रैक्ट करने वाली होती है, तो इसकी प्रकृति प्रतिचुंबकीय नहीं होती। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर यही क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इसमें आपको असत्य चुनना था। क्या चुनना था आपको? असत्य चुनना था, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। और अन्य सभी ऑप्शन जो हैं वो क्या हैं? आपके बिल्कुल करेक्ट हैं। सभी के सभी कथन क्या हैं? सत्य हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की कि कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ गर्म करने पर ब्लीचिंग पाउडर देता है? उस पदार्थ का नाम आपको बताना है जिसको क्लोरीन के साथ गर्म करने पर वह ब्लीचिंग पाउडर देता है। तो उस पदार्थ का नाम मेरे प्यारे दोस्तों आपका है बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना को आप क्लोरीन के साथ गर्म करते हैं तो आपका क्या प्राप्त होता है? ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या है? बिल्कुल करेक्ट। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक आपका मीथेन है। क्या है? मीथेन। मीथेन को हम CH4 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CH4 बोलते हैं। और दोस्तों इस प्राकृतिक गैस में मीथेन कितने % पाया जाता है? तो 65% मीथेन पाया जाता है। कितने %? 75%। 75% इसमें मीथेन गैस पाई जाती है इस प्राकृतिक गैस के अंदर, ठीक है। तो ये बात भी आपको कहीं ना कहीं ध्यान रखनी है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है 29 नंबर क्वेश्चन। ये रहा 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि विभिन्न मान के कई प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़कर, कौन से क्रम में? समांतर क्रम में जोड़कर उन्हें बैटरी से जोड़ने पर विभिन्न प्रतिरोधों में प्रवाहित होने वाली धारा एवं उनके सिरों के मध्य विभवांतर कितना होगा? यानी कोई भी आपका मतलब बहुत सारे कई प्रतिरोध आपके कई प्रतिरोध हैं, उनको किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो उनको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो समांतर क्रम में जोड़ने के बाद उनको एक बैटरी से जोड़ दिया जाता है। तो उस समांतर क्रम में प्रवाहित होने वाली धारा और उसके मध्य विभवांतर किस प्रकार होगा वो आपको बताना है। तो देखो विभिन्न प्रतिरोधों के लिए भिन्न भिन्न होगा। विभिन्न प्रतिरोधों के लिए विभवांतर भिन्न भिन्न होगा? नहीं भाई, गलत बात है। विभवांतर तो सभी के लिए समान होता है। यानी समांतर क्रम में V का मान क्या होता है? समान होता है। समांतर क्रम में V का मान क्या होता है? समान होता है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा इसका, क्योंकि धारा का मान तो भिन्न भिन्न होता है लेकिन प्रतिरोधों के लिए विभवांतर का मान क्या होता है? समान होता है। समझने की बात है कि मान लो इस प्रकार से हमारे 2 प्रतिरोध हैं, इस प्रकार से हमारे क्या हैं? ये 3 प्रतिरोध मान लो इस प्रकार से, और इनको किस क्रम में जोड़ दिया हमने? इनको हमने इस प्रकार से समांतर क्रम में जोड़ दिया। तो इसके अंदर विभवांतर का मान तो सभी में क्या होगा? समान होगा।
विभवांतर का मान तो समान होगा, लेकिन धारा का मान क्या होगा आपका, अलग अलग होगा। धारा का मान सभी में अलग अलग होगा समांतर क्रम में, और विभवांतर का मान आपका क्या होगा, समान होगा। अगर यही बात हम कर लेते हैं श्रेणी क्रम की, तो श्रेणी क्रम में धारा का मान तो समान हो जाता है और विभवांतर का मान क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। अगर आपने समांतर क्रम और श्रेणी क्रम कभी पढ़े हैं तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, क्योंकि ये विशेषता है समांतर क्रम की। बड़े अच्छे से आपको ये बात है ध्यान रखनी। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन की। 30 नंबर क्वेश्चन है कि एक प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और दिष्ट धारा जनित्र में महत्वपूर्ण अंतर क्या है। महत्वपूर्ण अंतर आपको बताना है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और दिष्ट धारा जनित्र में। पहला दे रखा है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में एक विद्युत चुंबक होता है, जबकि दिष्ट धारा जनित्र में एक स्थायी चुंबक होता है। गलत बात मेरे प्यारे दोस्तों, ये गलत बात है, विद्युत चुंबक नहीं होता है। दूसरी बात, दिष्ट धारा जनित्र उच्चतर वोल्टता उत्पन्न करता है। नहीं, कोई जरूरी नहीं है उच्चतम मतलब वोल्टता उत्पन्न करे, वो तो दिष्ट धारा के आर्मेचर पर मतलब क्या करता है, निर्भर करता है। दूसरा है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र उच्चतर वोल्टता उत्पन्न करता है, इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन डी देखो, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में सर्पी वाले होते हैं, जबकि दिष्ट धारा जनित्र में दिग परिवर्तक होते हैं। बिल्कुल सही बात है। दिष्ट धारा जो जनित्र होता है, दिष्ट धारा जनित्र होता है, वो प्रत्येक आधे चक्कर के बाद क्या करता है, अपनी धारा चेंज करता है, अपनी धारा की दिशा चेंज करता है प्रत्येक आधे चक्कर के बाद। इसका मतलब उसके अंदर क्या लगे होते हैं, दिक् परिवर्तक लगे होते हैं। और प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में क्या लगे होते हैं, सर्पी वलय लगे होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में सर्पी वलय लगे होते हैं और दिष्ट धारा जनित्र में आपके क्या लगे होते हैं, दिक् परिवर्तक लगे होते हैं। तो यही इनमें क्या है, महत्वपूर्ण मतलब अंतर है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की। 31 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्तों कि यदि 100 वाट का एक बल्ब 10 घंटे काम में लिया जाता है तो बिजली की मात्रा की खपत क्या होगी। बिजली की मात्रा की खपत क्या होगी। देखिए, बिजली की खपत को मापा जाता है यूनिट के अंदर। किसके अंदर, यूनिट के अंदर। और यूनिट निकालने का सूत्र होता है शक्ति गुणा समय। शक्ति गुणा समय, यानी किसी भी बिजली, कोई भी बिजली होती है, उस बिजली की मात्रा की खपत को हम किसके अंदर मापते हैं, यूनिट में मापते हैं। और यूनिट का सूत्र होता है शक्ति गुणा समय। शक्ति का मान आपको 100 वाट दे रखा है, वाट मतलब शक्ति यानी 100 वाट दे रखा है, और समय आपको 10 घंटे दे रखा है। इनको आपस में हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1000 वाट घंटा, 1000 वाट घंटा। और इस 1000 वाट घंटा को, इस 1000 वाट घंटा को हम क्या बोलते हैं, 1 किलोवाट घंटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1 किलोवाट घंटा बोलते हैं। और 1 किलोवाट घंटा को हम क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। यानी कहने का मतलब 1000 वाट घंटा का मतलब आपका 1 यूनिट होता है। 1000 वाट घंटा का मतलब क्या होता है आपका, 1 यूनिट। और 1 यूनिट को हम क्या बोलते हैं, 1 kWh बोलते हैं। इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद कर सकते हो यह बात बड़े अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन की। 32 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि एक व्यक्ति की लंबाई 6 फीट है। एक व्यक्ति की लंबाई कितने फीट है, 6 फीट है। ठीक है, एक व्यक्ति की लंबाई 6 फीट है, 6 फीट। उसे अपना पूरा प्रतिबिंब दर्पण में देखने के लिए एक ऊर्ध्व दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। एक खड़ा दर्पण उसको लेना है तो उसकी ऊंचाई न्यूनतम कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपने दर्पण का टॉपिक पढ़ा है तो दर्पण के टॉपिक में ये बात अच्छे से दे रखी है। इस दर्पण की विशेषता आपको दे रखी है कि किसी भी व्यक्ति को अपना पूर्ण प्रतिबिंब दर्पण में देखने के लिए, अपना पूर्ण प्रतिबिंब दर्पण में देखने के लिए कम से कम अपनी लंबाई का, कम से कम अपनी लंबाई का आधा, अपनी लंबाई की आधी लंबाई का मतलब आपको दर्पण लेना पड़ेगा। मतलब अगर कोई व्यक्ति 6 फीट का है तो उसको कम से कम 3 फीट का क्या लेना पड़ेगा, 3 फीट का दर्पण लेना पड़ेगा। तभी इस व्यक्ति की परछाई इसके अंदर पूरी क्या दिखेगी, इसका प्रतिबिंब पूरा दिखेगा। ठीक है ना, इसका पूरा प्रतिबिंब किसके अंदर दिखेगा, कम से कम 3 फीट।
कम से कम 3 फीट, इससे ज़्यादा कितना भी हो सकता है, लेकिन कम से कम कितना होना चाहिए, 3 फीट होना चाहिए, क्योंकि इसमें न्यूनतम ऊंचाई आपको पूछिए, क्या पूछिए आपको, न्यूनतम ऊंचाई, कम से कम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति 6 फीट का है तो उसकी आधी लंबाई मतलब 3 फीट ऊंचाई का उसका क्या होना चाहिए, 3 फीट ऊंचाई का उसका मतलब 3 फीट ऊंचाई का आपका वो मतलब दर्पण होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन की। 33 नंबर क्वेश्चन है कि एक दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति एक सामान्य दूरी पर रखी गई किताब को सूक्ष्म छिद्र, अच्छा ये क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन तो डिलीट कर दिया गया था, ये क्वेश्चन क्या कर दिया गया था, डिलीट कर दिया गया था, तो ये क्वेश्चन हम नहीं पढ़ेंगे, ये बोर्ड ने डिलीट मान लिया था, ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ रहे हैं। चलिए हम बात करते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की। 34 नंबर क्वेश्चन की, 34 नंबर क्वेश्चन है, चलिए मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं यहां से। 34 नंबर क्वेश्चन अच्छे से आपको देखना है। 34 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक 2 कूलाम आवेश को 10 कूलाम आवेश के चारों ओर 3 मीटर त्रिज्या वाले वर्ताकार पथ पर ले जाने में किया गया कार्य। एक बात आपको ध्यान रखनी है, कार्य होना तभी माना जाता है जब विस्थापन उत्पन्न होता है। कार्य होना तभी माना जाता है जब क्या होता है, विस्थापन उत्पन्न होता है। तो देखो यहां पर बात वर्ताकार पथ की दे रखी है, किसकी दे रखी है, वर्ताकार पथ की। तो वर्ताकार पथ में क्या होता है, मान लो यहां से किसी वस्तु ने चलना स्टार्ट किया और वो वस्तु वापस यहीं पर आके रुक गई, तो उसका विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अगर विस्थापन शून्य है तो कार्य भी क्या होगा, आपका शून्य होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वर्ताकार पथ में किया गया कार्य हमेशा शून्य होता है। वर्ताकार पथ में किया गया कार्य हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये बात भी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है, तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपके लिए ध्यान रखना, वर्ताकार पथ पर ले जाने में किया गया कार्य कितना होता है, शून्य होता है। ठीक है ना, शून्य होता है। ठीक है, चलिए तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन है आपका 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन है कि एक प्रत्यावर्ती धारा की विद्युत मोटर में कुंडली में धारा की दिशा एक बार बदलती है। तो कुंडली के मतलब जो प्रत्यावर्ती धारा की जो विद्युत मोटर है उसमें धारा की दिशा बदलती रहती है, तो हर आधे चक्कर में बदलती है। ये बात मैंने आपको बताई थी पहले भी, हर आधे चक्कर के बाद क्या होती है, धारा बदलती है। हर आधे चक्कर के बाद क्या होती है, धारा बदलती है। तो 35 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, उसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 36 नंबर क्वेश्चन आपका है कि वह परिघटना जिसमें किसी एक चालक में बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र, वह परिघटना जिसमें किसी एक चालक में बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र दूसरे चालक में प्रेरित उत्पन्न करता है। मतलब कोई भी एक मतलब चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र में कोई हमने चालक रख रखा है, तो इस चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करने पर इस चालक में धारा प्रवाहित हो जाती है या धारा प्रेरित हो जाती है। इस घटना को कहा जाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या कहा जाता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। ठीक है ना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। ये बात अच्छे से आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है ना, ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्तों। हाँ चलिए 37 नंबर क्वेश्चन, 36 तक कर लिया। 37 नंबर क्वेश्चन है कि शुष्क सेल एक तरह का क्या होता है। शुष्क सेल एक तरह का क्या होता है, तो दोस्तों ध्यान रखना, शुष्क सेल एक तरह का प्राथमिक सेल होता है, प्राइमरी सेल होता है। शुष्क सेल एक प्रकार का प्राइमरी सेल या फिर प्राथमिक सेल होता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
इसी प्रकार से आपका 38 नंबर क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है मेरे प्यारे दोस्तों -1.6 × 10⁻⁻19 गुलाम। -1.6 × 10⁻⁻19 गुलाम। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 39 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि एक उत्तल लेंस को आवर्धक लेंस, ये भी डिलीट किया गया था क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन भी डिलीट किया गया था, ये क्वेश्चन भी छोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि एक प्रिज्म में निम्नलिखित में से कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है। एक जो प्रिज्म होता है, इस प्रकार से एक प्रिज्म होता है, उसमें सबसे अधिक कौन सा रंग विचलित होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस प्रकार से 7 रंग होते हैं। इस प्रकार से कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। इस प्रकार से 7 रंग होते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से 7 रंग। यहां पर होता है V, यहां पर I, B, G, Y, O, R, यानी V का मतलब बैंगनी, V का मतलब वायलेट यानी बैंगनी। ठीक है, और I का मतलब इंडिगो यानी विबग्योर बैंगनी, इंडिगो जामुनी, इंडिगो यानी जामुनी। उसके बाद नीला, उसके बाद G यानी हरा, उसके बाद Y यानी पीला। तो पहला आता है आपका बैंगनी, सबसे अधिक विचलन होता है बैंगनी में। बैंगनी के बाद आपका होता है जामुनी में, जामुनी के बाद आपका होता है नीला में, इसके अंदर होता है नीला में, नीला के बाद आपका हैरा में, हैरा के बाद आपका होता है पीला में। ठीक है ना, तो इसमें से देखो कौन सा आपको दे रखा है। यहाँ पर बैंगनी दे रखा है, नहीं दे रखा तो ये भी नहीं हो सकता। जामुनी दे रखा है, नहीं हो सकता, ये भी नहीं है। तो फिर आपको दे रखा है नीला, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 41 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 41 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश की एक किरण परावर्ती समतल सतह पर सतह के साथ 56 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। देखिए, एक आपको समतल सतह दे रखी है इस प्रकार से, ठीक है, और ये आपका अभिलंब है, ये आपका अभिलंब है। अभिलंब हमेशा सतह के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब क्या दे रखा है कि एक किरण है वो परावर्ती समतल सतह के साथ 56 डिग्री का कोण बना रही है, सतह के साथ 56 डिग्री का कोण बना रही है। इसका मतलब ये सतह है आपकी और एक रेखा आ रही है, वो कितने डिग्री का कोण बना के आ रही है, 56 डिग्री का कोण बना के आ रही है। अगर ये 56 है इस साइड वाला, तो इस साइड वाला कितना बचेगा, 34 डिग्री। ये आपका हो गया आपतन कोण, ये आपका क्या हो गया, आपतन कोण, यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला जो कोण होता है वो आपतन कोण होता है। अगर आपतन कोण 34 डिग्री है तो मेरे प्यारे दोस्तों परावर्तन कोण का मान भी आपका 34 डिग्री होगा। परावर्तन कोण का मान भी आपका क्या होगा, 34 डिग्री, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूं आज का सेशन है आपको पसंद आया होगा, समझ में आपको आया होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं मेरे दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।